नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। भारत की जीडीपी ग्रोथ ने देश की आर्थिक ताकत को मजबूत किया है। एक तरफ जहां भारत ट्रंप की टैरिफ धमकियों को सुनता आ रहा था, इस बढ़ोतरी ने ट्रंप को तगड़ा जवाब भी दिया है। हाल ही में पीएम मोदी चीन के दौरे पर हैं और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में शामिल होंगे, जो भारत चीन के रिश्ते के लिए एक बड़ा संकेत है। यानी आने वाले समय में चाइना के साथ सुधरते संबंध, देश की आर्थिक ग्रोथ में बढ़ोतरी भारत के लिए एक बड़ा संदेश है। लेकिन ये सब भारत कैसे कर पा रहा है और इस ग्रोथ को ऐसे ही बनाए रखने के लिए किन बातों का आने वाले समय में ख्याल रखना होगा, इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच भारत की जीडीपी में उम्मीद से ज्यादा ग्रोथ हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि कृषि, सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने इसमें सबसे ज्यादा ताकत दिखाई है। ये भारत के पास 140 करोड़ लोगों की वो ताकत है जो किसी भी टैरिफ वॉर से लड़ने में सक्षम है। इस बार भारत की जीडीपी ग्रोथ दर पहली तिमाही में 7.8% रही, जो देश की तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत को दर्शाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर ने पहली तिमाही में 3.7% की ग्रोथ दर्ज की, जो पिछले साल की तुलना में काफी बेहतर है। सर्विस सेक्टर की ग्रोथ दर 9.3% रही। पिछले साल की पहली तिमाही में ग्रोथ रेट 6.8% रही थी, जो उम्मीद से अधिक और पिछले वर्ष से बेहतर प्रदर्शन दिखाती है। भारत देश न तो किसी टैरिफ से डरता, न ही किसी धमकी से डरता और न ही किसी के कहने पर कच्चे तेल का आयात बंद करता। अब भारत विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। ये तेजी इतनी है कि बड़े बड़े देश पीछे रह गए हैं। आज जीडीपी की ग्रोथ के आंकड़ों ने इन सभी बातों पर मुहर लगा दी है। देश की 7.8% की जीडीपी ग्रोथ ने आलोचना करने वाले देशों को एक तगड़ा जवाब दिया। जो हमने Q1 के नंबर्स देखे हैं, हमारा मानना है कि जो हमारे इकोनॉमी की बेसिक रेजिलियंस है, ये उसको दर्शाता है। सप्लाई साइड की तरफ से अगर देखा जाए तो मेन फैक्टर्स जो रहे हैं वो है ग्रोथ इन मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और सर्विसेज, जो कि एक बड़ा ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ दर्शाता है। डिमांड साइड से देखें तो मेन ड्राइवर हमारा डोमेस्टिक रहा है। एक इकोनॉमी के रूप में हमारी निर्भरता नेट एक्सपोर्ट्स पे वैसे भी कम रहती है। हमारी जो इकोनॉमी है वो बेसिकली डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक कंजम्पशन पे से चली है। ये Q1 में दर्शाया भी गया है और थोड़ा नियर टर्म डिस्टर्बेंस हो सकता है, परंतु पूरे साल के लिए, जैसे पिछले कल चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने भी बताया आप लोगों को, कि हम अपने ग्रोथ फिगर्स को अभी अनचेंज रख रहे हैं। और ये इस दम पे है कि हम देख रहे हैं कि हमारा आउटलुक अभी सही है। खरीफ की सोइंग अच्छी हुई है, रेनफॉल ठीक रहा है, हमारा बफर स्टॉक कंफर्टेबल है। डोमेस्टिक डिमांड अपकमिंग क्वार्टर्स में भी वी थिंक इट विल होल्ड अप। हमारी जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं ये दिखा रही हैं यूपीआई का ग्रोथ, कंजम्पशन का ग्रोथ। दिस वी फील कि अगले क्वार्टर्स में भी ये सस्टेन रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है, लेकिन अब धीरे धीरे सर्विस सेक्टर का जीडीपी में योगदान बढ़ रहा है। इस बार सर्विस सेक्टर ने इकोनॉमी में जान फूंकने का काम किया है। इतना ही नहीं, मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल जैसी स्वदेशी नीतियों के माध्यम से भारत की औद्योगिक उत्पादन, विनिर्माण और निर्यात में वृद्धि हुई है, जो अप्रत्यक्ष रूप से जीडीपी ग्रोथ को बढ़ावा देती है। इन नीतियों का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को बल मिलता है। स्वदेशी उत्पादों को प्राथमिकता देने से चीन जैसे देशों से होने वाले आयात में कमी आती है और रक्षा और मोबाइल जैसे क्षेत्रों में निर्यात बढ़ता है, जो जीडीपी ग्रोथ में सकारात्मक योगदान देता है। स्वदेशी विनिर्माण और उत्पादन में वृद्धि से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और चीन जैसे देश स्वदेशी को अपनाकर सफल हुए हैं। भारत भी इन देशों से प्रेरणा ले रहा है, जिन्होंने अपनी ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को बढ़ावा दिया है, जो जीडीपी ग्रोथ में योगदान देता है। इस बार वित्तीय सेवाएं, बैंकिंग, बीमा, निवेश सेवाएं, आईटी एवं बिजनेस सर्विसेज में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट, ट्रेड एवं होटल रेस्टोरेंट में घरेलू और विदेशी पर्यटन, होटल उद्योग, कम्युनिकेशन एवं ट्रांसपोर्ट में एयरलाइंस, रेलवे, लॉजिस्टिक्स, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सेवाओं में प्रॉपर्टी, मार्केट और कंसल्टिंग सेक्टर्स ने कमाल किया है। जीडीपी में जिस तरह की बढ़ोतरी दर्ज की गई है 7.8%, ये
इसकी कंटिन्यूटी हमें दिख रही है। जो वित्त वर्ष बीता है 2024-25 का, उसकी आखिरी तिमाही से ही दिख रही थी। उस समय हम 7.4 थे, अब 7.8 हैं। इसका मतलब कि हमारा जो ग्राफ है वो राइजिंग ग्राफ है, और ये ग्राफ इस कदर राइज कर रहा है कि हम आरबीआई के अनुमानों से भी आगे निकल गए हैं। जहाँ तक बात है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी टैरिफ का इस पर कोई असर है, तो देखिए हमारी पहले भी एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हमारी नहीं थी। हम पूरी दुनिया के निर्यात का हमारा केवल 2% हिस्सा है। अमेरिका के हिसाब से भी अगर देखें तो जो सबसे ख़राब अनुमान भी लगाया गया था, वो भी हमारी जीडीपी में 0.5 से 0.6% का एक फ़र्क आने का अनुमान लगाया गया था, जो इतनी बड़ी इकोनॉमी के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आज जो आंकड़े आए हैं वो बड़े सुखद आंकड़े जो हमारे सामने आए हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है पिछले 5 क्वार्टर्स के बाद 7.8% की ग्रोथ जो दिखा रही है, उसका मतलब ये है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूती के साथ और हर क्षेत्र में, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, पर्टिकुलरली टर्शरी सेक्टर जिसमें सर्विसेज आता है, उसने बहुत अच्छा ग्रोथ जो है हमारे इस क्वार्टर में दिया है। और मेरा मानना ये है कि आने वाले क्वार्टर्स में भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, कुछ शॉक्स जरूर हैं, पर उसके बावजूद भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में इन सभी सेक्टर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया है। खासकर आईटी, बीपीएम और वित्तीय सेवाओं ने निर्यात और घरेलू मांग को बढ़ावा दिया। आंकड़ों को देखें तो सेवा सेक्टर की 9.3% की बढ़ोतरी ने कुल जीडीपी ग्रोथ को 7.8% तक ऊपर खींचा है, क्योंकि पिछले साल समान तिमाही में सेवा सेक्टर की ग्रोथ रेट 6.8% रही थी, जिससे पिछले साल समान तिमाही में कुल जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% ही रही थी। इन सब से इतर डिजिटलाइजेशन और आईटी एक्सपोर्ट में मजबूती, पर्यटन और घरेलू हवाई यात्रा में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, वित्तीय सेवाओं और डिजिटल पेमेंट्स की तेजी से सर्विस सेक्टर बढ़ा है। जानकारों की माने तो आने वाले वर्षों में भारत का सर्विस सेक्टर ही जीडीपी ग्रोथ का मुख्य इंजन रहेगा। हालांकि कृषि सेक्टर का जीडीपी को सपोर्ट मिला है। 2025-26 की पहली तिमाही में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर 3.7% रही। ये पिछले वर्ष की समान तिमाही 2024-25 में दर्ज 1.5% की तुलना में कहीं बेहतर है। उधर कृषि क्षेत्र 50% से ज्यादा भारतीय आबादी को रोजगार देता है। खाद्य प्रसंस्करण, वस्त्र उद्योग, डेयरी और एफएमसीजी पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। इसके अलावा निर्माण और विनिर्माण दोनों ही क्षेत्रों में लगभग 7.6 से 7.7% की मजबूत बढ़ोतरी हुई। हालांकि खनन और उत्खनन क्षेत्र में 3.1% की गिरावट देखी गई। बिजली, गैस, जल आपूर्ति जैसी सेवाओं में वृद्धि बेहद सीमित रही और ये केवल 0.5% रही। उधर व्यापार और निवेश के लिए भारत का अन्य देशों का दौरा और एक बेहतर रणनीति से आगे बढ़ना दिखाता है कि ये रफ्तार ऐसे ही जारी रहेगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। रफ्तार है और एक बुलंद भारत की मजबूत आधार की बात है। देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। जितने सेक्टर्स का जिक्र किया गया है, चाहे कृषि हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो, इसके साथ साथ जो स्वदेशी है उसका भी अपना एक योगदान है, क्योंकि जितना हम आत्मनिर्भर होंगे उतना ज्यादा हम चीजों को आयात करने से बचेंगे। तो जब हम एक आयात करने से बचेंगे तो हमारे पास हमारी चीजों का एक अपना अच्छा तरीका होगा और उससे हम अपनी चीजों में बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इन सब के बीच में आज जो हम ग्रोथ करते हैं, देखिए अमेरिका से हमें कोई लेना देना नहीं है। ट्रंप की जो नीतियां हैं, जो उन्होंने टैरिफ की बात करी, जो एक प्रेशर पॉलिटिक्स करने की बात करी, उसके बाद ये एक बहुत तगड़ा जवाब है कि आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन भारत अपनी जगह पे इतना मजबूत है और वो सारी क्षमताओं को लेकर चलता है। आप टैरिफ लगाइए या मत लगाइए। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज भी है जो अन्य देश हैं उनके लिए, और जिस तरह से हम बढ़े हैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और ऐसे ही बढ़ते रहेंगे तो हमारे आने वाले समय के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। लेकिन इस रफ्तार को बनाए रखने के लिए और इस पर आगे बढ़ने के लिए हमें और किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे इन चीजों पर काम करना है, सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं ओमनाथ शर्मा। ओमनाथ जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और एक और अर्थशास्त्री हैं कपिल होलकर,
कपिल जी, आपका भी बहुत स्वागत है और राजनीतिक विश्लेषक हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले ओमनाथ जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। ओमनाथ जी, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा उछाल हमारी जीडीपी में, उसके पीछे जिन सेक्टर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो आंका गया वो सर्विस सेक्टर को आंका गया, उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन हमने इस बीच बहुत सारी चीज़ों को देखा है। चाहे वो टैरिफ की बात हो, टैरिफ की धमकियाँ हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई हैं। हम जॉब को लेकर जाएं, हम रोजगार की बात करें तो उसका भी जिक्र आ जाता है। तो ओवरऑल एक मैन्युफैक्चरिंग को आप देखिए, बहुत बड़ी एक मजबूती मानी जाती है, लेकिन कितना हम कर पा रहे हैं? उत्पादन बहुत ज्यादा होना चाहिए, हमेशा इस तरह की चर्चा होती थी। इन सब के बावजूद ये जो एक जीडीपी में उछाल आया और जिन सेक्टर्स की महत्वपूर्ण भूमिका हुई, आने वाले समय में इसको हम इस रफ्तार को कैसे बनाए रखें, और ओवरऑल ये जो एक हमें ग्रोथ मिली है, उस पर आपके क्या मानना है? बिल्कुल, ओवरऑल जो ग्रोथ मिली 7.8% की, वो काबिल तारीफ है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि इस रफ्तार को बनाए कैसे रखी जा सकती है। तो उसके पीछे इस आंकड़ों में आपको जानना पड़ेगा कि 7.8% अगर आपकी ग्रोथ आई है तो वो किस क्षेत्र से आई है। आपकी जो ग्रोथ आई है वो सर्विसेज सेक्टर से आई है। माइनिंग क्योंकि बाढ़ से ग्रस्त था तो माइनिंग में बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाया। तो आपको एक साल पहले जाके देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो लास्ट ईयर थी, क्योंकि चुनाव थे, चुनावी वर्ष था, तो इस साल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग पिछले साल के क्वार्टर से इस साल के क्वार्टर में 52% की उसमें ग्रोथ है। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर ये रहा कि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग रही और गवर्नमेंट ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर साइड में भी 10% ज्यादा खर्चा किया। तो दूसरा देखिए कि सबसे बड़ा ग्रोथ जो आपका आया है वो सर्विस सेक्टर से आया है। अगर आप ध्यानपूर्वक यहाँ पे देखेंगे कि हमने टेक्नोलॉजिकल कोई डेवलपमेंट वैसा नहीं किया कि हमारा टेक्नोलॉजी हमने कोई ऐसी विकसित नहीं करी जिससे हमें डेवलपमेंट आया। हमारी जो स्ट्रेंथ है, भारत की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो हमेशा से मैन पावर रही है। चाहे वो हम सर्विस सेक्टर में जिसको यूज करें, चाहे हम एग्रीकल्चर साइड में यूज करें। तो एग्रीकल्चर में जब आप देखेंगे कि पिछले साल 1.5% की ग्रोथ थी और इस बार 3.7% की ग्रोथ है। तो बेसिकली जहाँ पे हमारा ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व है, उस क्षेत्र में हमने तरक्की हासिल करी। अगर आपका प्रश्न मैं बहुत अच्छे से समझाऊं, अगर इस ग्रोथ को मेंटेन करना है तो आपको उन्हीं क्षेत्रों पे बहुत ज्यादा विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ेगा जो आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपकी स्ट्रेंथ, ह्यूमन रिसोर्स जहाँ सबसे ज्यादा एम्प्लॉय होता है वो होती है टूरिज्म, वो होता है आपका ऑटोमोबाइल, वो होता है आपका टेक्सटाइल। टूरिज्म में हमारी स्टैंडिंग बहुत अच्छे से हम जानते हैं कि बहुत विशेष हमारा विश्व के नक्शे में बहुत बड़ा योगदान नहीं है कि हम टूरिज्म में बहुत कुछ डेवलप कर पाए हों। ये वो क्षेत्र है जो बहुत ज्यादा मैन पावर को एम्प्लॉय करता है, यहाँ पे हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। वैसे टेक्सटाइल थोड़ा बहुत सफर जरूर हुआ है, लेकिन आउटरीच प्रोग्राम और अदर कंट्रीज को अगर हम एक्सपोर्ट जो अमेरिका से शिफ्ट करेंगे तो डेवलप किया जा सकता है। टेक्सटाइल में हमें ध्यान देना पड़ेगा कि अमेरिका अकेला एक बात नहीं था, हमारा धंधा चाइना और वियतनाम, बांग्लादेश जैसे छोटे देशों ने भी खाया है। इन वापस से इस धंधे को हमको रिकवर करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे ऑटोमोबाइल एक वो क्षेत्र है, अगर सड़क अच्छी होगी, व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, तो ऑटोमोबाइल की बिक्री भी बढ़ेगी। और रूरल में जैसे अभी उछाल आया है तो उससे टू व्हीलर में ग्रोथ मिलेगी, और सड़कें अगर अच्छी होंगी, पार्किंग की व्यवस्थाएं होंगी, तो फोर व्हीलर में भी ग्रोथ मिलेगी। इससे रोजगार बढ़ेगा और देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। हम डोमेस्टिक इकोनॉमी है तो हमें डोमेस्टिक और अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना होगा। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। कपिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कपिल जी 6.5% से हम 7.8% पे पहुंचे। बहुत बड़ी एक इकोनॉमी को यदि हम समझें, इस ग्रोथ को समझें, तो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन ये जो ग्रोथ हमें मिली, ये ग्रोथ हमारी बरकरार रहे। और स्वदेशी का मैं जिक्र इसलिए यहाँ पर करूँगी, बहुत बड़ा एक तरफा योगदान ना भी होता हो, लेकिन असल में कंपेयर करें हम दूसरी कंट्रीज से तो कितना बड़ा योगदान इसका भी मानते हैं, और आने वाले समय के लिए भी। देखिए, जैसे ओमनाथ जी ने सभी पहलुओं को छू लिया काफी कम समय में, जो मेन मुद्दे थे उन्होंने यहाँ पे लिए हैं। और ये ग्रोथ को समझने के लिए ये जरूरी है कि हम ये समझें कि कहाँ अब दिक्कत आ सकती है। क्योंकि अभी तो क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है जहाँ पे हमने देखा है कि अमेरिका ने, क्योंकि टैरिफ लगना था तो इंपोर्ट में एकदम से इजाफा आया। तो वो एक हमारा और कारण बना ग्रोथ दिखने का, जिससे हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा दिखा हमें।
बट अब समस्या क्या है यहाँ पे, टेक्सटाइल हो गया या फिशरीज हो गया या आपका दूसरे एग्री बेस्ड कुछ प्रोडक्ट्स हो गए, उनमें सब में चैलेंजेस आएंगे यहाँ पे। तो उसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे, इस ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए पहली चीज ये देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपको रोजगार का सृजन करना पड़ेगा, स्थायी रोजगार देना पड़ेंगे। आप ये माने कि सरकार की भी खर्चा करने की एक सीमा है। जैसे ओमना भाई ने भी इस चीज पे इस पे भी बताया कि सरकार जो इलेक्शन मोड में थी उसने पहले 2024 में खर्चा नहीं किया था, पर 2025-26 के पहले क्वार्टर में इसने खर्चा करना चालू किया, जो स्पेंडिंग का इम्पैक्ट दिखा। बट सरकार की भी एक सीमा है खर्चा करने की, और वहां कहीं जहां सरकार रुकेगी वहां फिर आप, अगर रोजगार सृजन नहीं है और प्राइवेट कैपेक्स नहीं है, तो वहां पे फिर समस्याएं उत्पन्न होगी। अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे क्रेडिट ग्रोथ अभी रुकी हुई है। क्रेडिट ग्रोथ रुकने का इम्पैक्ट ये होता है कि जो गवर्नमेंट, जो प्राइवेट कैपेक्स हो रहा है वो रुका हुआ है। तो आपको इंडस्ट्री को एक माहौल देना पड़ेगा जहां पे आपको स्वदेशी अपनाना भी पड़ेगा। मुझे लगता है कि आजादी के 79 ईयर्स के बाद में हमें फिर एक बार स्वदेशी अपनाओ का नारा देना पड़ेगा, जहां पे हमको सबको मिलके, मुझे आपको सबको मिलके स्वदेशी अपनाना पड़ेगा। इंपोर्टेड गुड्स को कम से कम यूज करना पड़ेगा, जिन पे कि हमको एक बेहतर, हम अपने इंडस्ट्रीज को फेवरेबल एनवायरमेंट दे चुके हैं। एक और चीज जो नई सामने आ रही, सरकार के प्रयास कर रही है, उसकी मैं तारीफ करूंगा कि सरकार ने नए एवेन्यूज देखना चालू करे, चाइना के साथ बात करना चालू करी है, जापान से आज काफी जो बातें हुई है वो दिख रही है। तो ये भी एक नया मार्केट हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि कोई भी आपदा जो है वो आपके लिए मौका लेके आती है। अगर अमेरिका का जो 2% हमारा एक्सपोर्ट, जो जीडीपी का हमारा पॉइंट समथिंग कुछ है, और एक्सपोर्ट का 2% है, वो अगर हमारा इम्पैक्ट होता है तो हम नए मार्केट खोज सकते हैं। और कहीं ना कहीं हमारे इंडियन प्रोडक्ट्स की यहाँ सब डिमांड है और ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस है, तो मुझे लगता है कि वहाँ एक नई और अपॉर्चुनिटी हमें देखना होगा। बिल्कुल ठीक है। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बोलिए। संदीप जी, जी। ये एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि जब कोई काम कर रहा होता है, जिन सेक्टर्स में हम काम कर रहे होते हैं, और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंटेशन में काम में लाया जा रहा होता है, जब हम अपनी जीडीपी में एक अच्छी ग्रोथ देखते हैं, इसे बरकरार रखने के लिए हर सेक्टर्स पर ये जो सुझाव हैं जो एक्सपर्ट दे रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए जो बातें निकल कर आ रही हैं उस पर और ज़्यादा समझ के काम करने की ज़रूरत है। तो ये लगातार ऐसे ही बरकरार रहे, बढ़ती रहे, ये एक सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती जैसा है? देखिए, भारत बढ़ रहा है और जीडीपी यदि बढ़ता है तो भारत हमारा आगे जा रहा है। और आप ये देखिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जापान में थे, उसके बाद चीन में ब्रिक्स देशों की जो मीटिंग है उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के स्टार्टअप हैं, जो यहाँ के युवा हैं, या जो यहाँ के उद्यमी हैं, वो लगातार अपने प्रोडक्ट को अच्छा बना रहे हैं, ज्यादा बना रहे हैं, जिससे देश में और देश के बाहर जो हमारा प्रोडक्शन है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी सर्विस है, आप ये देखिए सर्विस में जो इजाफा हुआ है, सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा 6.8 से लेके 9.3 जो इस क्वार्टर में गया है पिछले साल की क्वार्टर की तुलना में। तो कहीं ना कहीं सर्विस में भी हम नंबर 1 हो रहे हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो आपका कोई भी, मतलब किसी भी आप सेक्टर में ले लीजिए, सर्विस के सेक्टर में तो लगातार हम बढ़ रहे हैं आगे। और यही कारण है, और हमारे देश का जो युवा है, हमारे देश के, भारत के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं मेहनत कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, अपनी सर्विसेज को बढ़ा रहे हैं। और एग्रीकल्चर में भी जो ग्रोथ हुआ है, कहीं ना कहीं हमारे किसान भाई हैं, वो नई नई चीजें उपजा रहे हैं और कुछ ना कुछ इनोवेशन हो रहा है। चाहे वो किसी की भी प्रेरणा ले लीजिए, चाहे भारत के प्रधानमंत्री जी की ले लीजिए, चाहे खुद की हो। मेरा मानना यह है कि हम यदि बढ़ेंगे तो पूरा देश बढ़ेगा, भारत बढ़ेगा, और हमारा नाम देश विदेश में फैल रहा है, वो उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। क्योंकि आप ये देखिए कि एक तरफ ट्रंप जो अपनी ये बात मनवाने के लिए तुले हुए हैं कि मैंने इस भारत और पाकिस्तान के युद्ध को रुकवाया है, और उसी को लेकर वो रूस से हमें ये खरीदना है, वो खरीदना है, नहीं खरीदना। वो कौन होते हैं हम किससे खरीदें, या मैं कौन होता हूं किसी के लिए बोलने के लिए कि आप ये सामान उससे खरीदें या नहीं खरीदें। तो इस चीज को लेकर भी एक करारा जवाब ट्रंप को मिला है, अमेरिका को मिला है, कि हमारा देश बहुत आगे निकल चुका है। और आप ये देखिए ना, ब्रिक्स का अभी मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि ब्रिक्स देश जो हैं, उनकी जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी रेट है, वो लगभग 41% है, जबकि आपका G7 जो है वो उसकी कहीं ना कहीं 31 है, और जो यूरोपियन के जो कंट्री हैं
उनकी शायद 17% है लगभग, मतलब इतना है। तो आप ये देखिए कहीं ज्यादा ब्रिक्स देश जो हैं वो कहीं ज्यादा आगे हैं अमेरिका से और यूरोपियन देशों से। तो मेरा मानना यह है कि हम लगातार आगे बढ़ते रहें। जो हमारे युवा हैं, जो हमारे उद्यमी हैं, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, जो हमारी सर्विस सेक्टर हैं, वो लगातार ऐसी ग्रोथ करते रहें। और इस देश को आगे ले जाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे व्यापार का है, हमारी सर्विसेज का है। तो मैं यही सबको शुभकामनाएं देता हूं कि इस तरह जैसे अब ये बढ़ा है 7.8 हुआ है, आगे लगातार बढ़ता रहे। और कहीं ना कहीं जहां पे भी हम ये लगता है हमें कि हम हमारी कमियां हैं, चाहे वो सरकार की हो चाहे कहीं भी हो, उसे हम लेकर आगे जाएंगे और अच्छे से अच्छा काम करेंगे, जिससे हमारी जीडीपी और तेजी से आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है। शिवानंद जी, आवाज पहुंच रही है? जी राखी जी। शिवानंद जी, देश बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, जीडीपी में उछाल आया है, कैसे आप देखते हैं इसको? गुड इवनिंग राखी जी और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। देखिए हाथी चूहा हाथी को खाने का प्रयास कर रहे डोनाल्ड ट्रंप, मैं इसका निंदा करना चाहता हूं। इसमें कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जिम्मेदारी है। उन्होंने स्टार्टिंग में 25% टैरिफ बढ़ाया, उसके बाद 25% पेनल्टी मांग रहे। दूसरी बात, अभी जो भारत, चीन और जापान और रूस ब्रिक्स जो G7 जो ब्रिक्स के में मीटिंग है, उस मीटिंग में तय होगा कि क्या करना है। और डोनाल्ड ट्रंप आज भी धमकी दे रहे हैं, अभी भी मैं टैरिफ बढ़ा दूंगा, लेकिन मेरे को नहीं लगता इतना फर्क गिरेगा। लेकिन आने वाले दिन में महंगाई चरम पर है, आज भी महंगाई चरम पर पे, इसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं बाहर कंट्री का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो। देखिए कॉपर हो, स्टील हो, ऑयल, गैस, ऐसे ऐसे बहुत कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। तो इसमें जिम्मेदारी, और फार्मा है, मेडिसिन है, इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसका नुकसान हो जाएगा। और देश, मेरे को नहीं लगता है कि अभी इसके आगे देश ग्रोथ होगा, क्योंकि इनमें जो अर्थ मंत्री जो है अपने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी, इनको कुछ पता ही नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी को भी कुछ लेना देना नहीं देश के बारे में। ये दोनों भी फेल्यूर है। मैं बोलता हूँ इसका तुरंत रिजाइन देना चाहिए, क्योंकि निर्मला सीतारामन जी को पीएम ऑफिस से जो फाइल आता है सिर्फ सिग्नेचर करती, कुछ देखती भी नहीं पलट के। तो ये हमारा देश का दुर्भाग्य है। दूसरी बात, आज देखिए अदानी को JNPT दिया है, पोर्ट दिया है, एयरपोर्ट भी अदानी को दिया। ऐसा कौन सा काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ बताइए? RDX गुजरात में मिला, हरियाणा में मिला, महाराष्ट्र में मिला, कौन सा कार्रवाई किया? ये इनका पॉलिसी फेल्यूर है। दूसरी बात, अमेरिका हमेशा डबल गेम खेलते हैं। इसमें हम फंसने की कोई जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन मेक इन इंडिया तो फेक इन इंडिया हो गया। अपने डेवलपमेंट नहीं हुआ तो विकास ही नहीं होगा। युवा युवती को क्या मैसेज दे रहे हैं? और आज भी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे इधर एप्पल का कंपनी बंद कर दो, नहीं तो अमेरिका से मैं बैन करूंगा। तो ऐसे ऐसे धमका रहे। इसके पूरा जिम्मेदारी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी है। दोस्ती करनी और कटनी, ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। ये लोगों ने भुगतना पड़ेगा आने वाले युवा युवती को, क्योंकि डेवलपमेंट कुछ भी नहीं हो रहे, विकास नहीं हो रहे। मैं बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ, 10 साल में कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ बताइए? मेरे पास पूरा डाटा है मेरे सामने। और दूसरी बात, इन्होंने सिर्फ 10 लाख का सूट डाला, आज कहाँ गया? पाकिस्तान गया, आज कहाँ गया? बिरयानी खाने गए। जीडीपी में उछाल आया है, इससे ट्रंप की वजह से हुआ कि हम ये नहीं कह रहे हैं, ये तो हम जवाब दे रहे हैं। आप यदि टैरिफ लगाकर या टैरिफ की धमकी देके दबाने का कोशिश कर रहे हैं तो वो तो आप नहीं कर पाएंगे। ग्रोथ हमारी हो रही है तो हम उस ग्रोथ पे हैं, तो कुछ तो किया होगा, कुछ तो इन सेक्टर्स ने काम किया, तब ग्रोथ हो रही है। राखी जी, देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देने के बाद रूस का जो ऑयल का बिजनेस था उन्होंने रुका दिया मोदी साहब ने। तो पूछिए उनको ऑयल और गैस का कहाँ हो रहे हैं। देखिए ना, ये तो आने वाले दिन इसका मैसेज भुगतना पड़ेगा। और यहाँ देखिए, सब सर्वदलीय बैठ के इसमें निर्णय लेना बहुत जरूरी है। ब्रिक्स का भी G7 में
लोग भी, वो लोग अभी चाइना के साथ जा रहे हैं। चाइना का तो 4,000 एकड़ लैंड तो दे के बैठे आदरणीय देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी। मेरे को नहीं लगता चाइना मदद करेगा। चाइना डबल गेम खेलेंगे, अमेरिका भी भारत पाकिस्तान के साथ डबल गेम खेल रहे हैं। आज भी डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे सीज फायर मैंने रुकाया, उन्होंने बोला 24 आवर्स के अंदर सीज फायर रुकने के लिए बोला। तो नरेंद्र मोदी, हमारे देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी 5 घंटे में ही सीज फायर कर दिया, रुका दिया। तो ये इस डर के नहीं चलता है। लेकिन इतना मैं बोलता हूँ, हाथी के सामने चूहा कुछ भी नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पागल हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी काम करे, उनका ही फाइनेंस मिनिस्टर उनके ऊपर गुस्सा करके आर्गुमेंट हो गया है उसमें भी। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वो कुछ भी करने दो, लेकिन इसमें भारत को भुगतना पड़ेगा, हिंदुस्तान को नुकसान होगा। इसमें कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए, युवा युवती को रोजगार मिलना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए। यही मेरा कहना है। राखी जी, ठीक है, चलिए मैं वापस आऊंगी। संदीप जी 1 सेकंड रुकिए, सुमन जी की प्रतिक्रिया आ जाए फिर मैं वापस आती हूँ। सुमन जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ सुमन जी, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक आ हैं, रही है देखिए आपकी आवाज। पक्ष और विपक्ष अपनी बात रखेंगे, जो एक्सपर्ट हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने अपने व्यूज रखे। लेकिन एक विश्लेषण के तौर पर मैं देखूं, क्योंकि जीडीपी में एक उछाल आया, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, तो इन ग्रोथ के पीछे इस ग्रोथ के पीछे हम यदि विभिन्न सेक्टर्स की बात करें जिन्होंने एक अच्छा काम किया, तब जाके एक अच्छी ग्रोथ पे हम पहुंचे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इसका क्रेडिट किसको दिया जाए? सेक्टर्स को, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, या किसी, मतलब हम कैसे एक वो निकाले कि एक क्रेडिट देने की कोशिश करें तो क्या है? क्योंकि आंकड़े जो हैं उसे हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं ये आंकड़े नहीं है, क्योंकि ऐसे ही नहीं तो आ पूरे जाते। देश को जाएगा, सरकार को भी जाएगा और ना अडानी को जाएगा, अडानी को। अरे शिवानंद जी 1 सेकंड, देखो बड़े सुखद आंकड़े आए हैं। और जो ट्रंप कहता था कि भारत की डेड इकोनॉमी है, उसके मुंह पे तमाचा लगा है, जबरदस्त तमाचा, कि 7.8 जीडीपी पहुंच गया भारत का। ये उसके लिए बड़ी, एक समझता हूँ कि शर्म की बात है। जो कहा करता था कि उसको लगता था कि 50% टैरिफ लगा के भारत के व्यापार तबाह कर देगा, भारत को खत्म कर देगा, भारत को घुटने टेकने मजबूर कर देगा। ये सारी गलतफहमी उससे खत्म हो गई। यहाँ के किसानों ने, यहाँ के सर्विस सेक्टर के लोगों ने, यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स ने, यहाँ के 140 करोड़ लोगों ने ये साबित कर दिया है कि भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। और मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को भी क्रेडिट देना चाहूँगा। हालांकि उन्होंने ट्रंप के इस तेवर से निपटने के लिए नए बाजारों की तलाश शुरू करी है। जापान गए हैं वो, चीन भी जाने वाले हैं, उसके बाद और भी शायद 2-3 दर्जन कंट्री में जाने वाले हैं। मैं एक बात यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि चीन पर हमें बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको याद होगा सांस के दशक में उसने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया था, और उसके बाद किस तरह विश्वासघात किया हमारे साथ, किस तरह आज भी हमारी हजारों एकड़ जमीन को हथिया के बैठा हुआ है वो। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। गलवान घाटी में अभी कुछ साल पहले हुआ, देखा होगा आपने क्या किया उसने वहां पर। तो बहुत ज्यादा भरोसा चीन पर नहीं करना चाहिए। रसिया ठीक है, अच्छा मित्र साबित हो सकता है, और ट्रंप के इस तेवरों के बाद जरूरी हो गया है कि हमारा देश नए बाजार की तलाश करे, नए देशों से अपने रिश्ते बनाए, और प्रधानमंत्री ने इस मामले में शुरुआत भी कर दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से भारत ने ट्रंप के टैरिफ को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, उससे अब भारत की जो जीडीपी है वो बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ेगी। अब देख लेना, ये हिंदुस्तान के लोग हैं, अपनी हिम्मत पे आगे, अपने करने पे आगे, तो ट्रंप जैसे लोगों की परवाह नहीं करते वो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक बड़ा सुखद एहसास है, सुखद सूचना है। सारे देशवासियों का स्वागत करना चाहिए इसका, और जिन लोगों ने मेहनत करके हमारे जीडीपी को बढ़ाया है उनका भी स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। ओमना जी एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि हम इस अपनी ग्रोथ को बरकरार रखें या और ज्यादा हम आगे बढ़ें, सभी लोगों का योगदान है। और एक चीज और है, ये भी आई थी जो स्वदेशी के बाद से आती है निकलकर, कि मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन हम कितना और किस क्षेत्र में कर पा रहे हैं। जितना ज़्यादा हमारा मैन्युफैक्चरिंग होगा, हम खुद पर डिपेंडेंट होंगे, उतना ज़्यादा हम अच्छा कर पाएंगे। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिस पर अभी सबसे ज़्यादा वर्कआउट किया जा सकता है या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये मैंने उस समय भी आपसे कहा था कि जो सुखद फिगर है वो सुखद है, उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन एक चिंता की बात ये भी है
कि अभी जो जीडीपी के आंकड़े अगर आए हैं तो उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग का है और सर्विस सेक्टर का है। हाँ। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग की बात इसमें कहीं पे भी हो नहीं रही। और मैंने आपसे एक और बात कही थी कि इसमें R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का या हमारे किसी विशेष प्रोडक्ट का कोई योगदान नहीं है। हमारी जो जिंदगी से स्ट्रेंथ रही है, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, सिर्फ उसी के कारण वो जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा है और वो टूरिज्म, ऑटोमोबाइल से आएगा। ये बात हो चुकी है। अब बात ये है कि अगर हम कंजम्पशन बढ़ाते भी हैं, अगर हम कंजम्पशन बढ़ता भी है, डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर हमारा बढ़ता भी है, तो वो एक निश्चित कुछ सेक्टर्स है जहां पे जा करके वो मामला अटक जाता है। वो कंजम्पशन से रिलेटेड सेक्टर्स होंगे, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे वो कपड़ों से रिलेटेड हो, या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो, व्हाइट गुड्स हो, ऑटोमोबाइल हो, वहां पे जाकर के मामला रुक जाता है। लेकिन ये एक बेसिक समस्या है जो 75 साल और 78 साल पुरानी है, जिसका समाधान आज तक नहीं निकला कि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होगा, प्राइवेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा कब खर्च होगा, गवर्नमेंट की उसको लेकर के क्या पॉलिसी है। देखिए, सर्विस सेक्टर जो रोजगार उत्पन्न करता है उसका एक अपना एक क्षेत्र है, उसका एक सीमित दायरा है, उसका एक सीमित प्रोडक्शन से रिलेटेड एक सीमित वैल्यू एडिशन है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के वैल्यू एडिशन बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है और वो मैन्युफैक्चरिंग के वैल्यू एडिशन बिना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नहीं आ सकता। मैं अगर सारे पैनलिस्ट से और आपसे भी पूछूं राखी जी कि भारत का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो विदेशों में हम भेजते हैं और कौन सा ऐसा ब्रांड है जो विदेशों में जाना जाता है, तो उसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है भारत की जो विदेश में हम बेचते हैं, वो उसका जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन एक चीज है, डिफेंस में हमने तरक्की की, फिलीपींस को हमने ब्रह्मोस की मिसाइल जो भी बेचा, एक हथियार हमने उनको एक्सपोर्ट करना शुरू किया, वहां पे हमने अपनी स्वदेशी एक्सपर्टाइज को डेवलप किया। अब समय वो आ चुका है कि प्राइवेट सेक्टर के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कपिल जी बैठे हैं, अच्छे भोपाल के एंटरप्रेन्योर हैं, मध्य प्रदेश के जाने माने नाम है, वैसे भोपाल में सर्विस सेक्टर में आपका काफी अच्छा नाम है, वैसे ही अच्छे एंटरप्रेन्योर से उनको एनकरेज करना होगा। और साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, चाइना हो, जापान हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, उनकी जो पहचान है वो सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट से है। अब भारत का अगर भविष्य बदलेगा तो वो सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट से बदलेगा। बाकी ये डोमेस्टिक ग्रोथ के प्रति कोई शंका की बात नहीं। कि मैं आपको एक बहुत छोटा सा आंकड़ा देता हूँ, 140 करोड़ की जनसंख्या में कभी भी आपकी जीडीपी ग्रोथ 6% से नीचे नहीं होगी, हो ही नहीं सकती। 140 करोड़ की जनसंख्या में आपकी 6% से नीचे कभी जीडीपी ग्रोथ ही नहीं हो सकती। अगर 6% से नीचे आप होंगे तो आप डी ग्रोथ में जाएंगे, क्योंकि वो नेचुरल कंजम्पशन। तो अब आने वाले समय में जिस प्रकार हम स्वदेशी को अपनाने की बात कर रहे हैं, उसी प्रकार हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट को अपनाने की तरफ भी बहुत बड़ा प्रयास करना शुरू करना। बिल्कुल ठीक है। कपिल जी, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही थी, जो अभी ओमनाथ जी ने बहुत क्लियरिटी से कहा कि ये बात सच है। ऐसे कोई हम यदि मैन्युफैक्चरिंग को क्रेडिट देने की कोशिश करें तो शायद यहाँ मुश्किल हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है कि एग्रीकल्चर में, मैन्युफैक्चरिंग में और सर्विस सेक्टर में सबसे बड़ा जो योगदान इस जीडीपी में आया वो सर्विस सेक्टर का आया। लेकिन इस सर्विस सेक्टर के साथ साथ, क्योंकि ये तो पूरी देश की करोड़ों जो जनता है उनका योगदान था, हमें यदि अपने एग्रीकल्चर से और हमें यदि अपनी मैन्युफैक्चरिंग से आगे बढ़ना है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इस कंपैरिजन में, तो हमारी जीडीपी सोचिए कहाँ होगी। तो ये एक बहुत बड़ा है, उसके लिए प्रयास के तौर पर देखने की जरूरत है कि किस तरह से काम किया जाए। कपिल जी अनम्यूट करिए सर, म्यूट हैं। जी। ओमनाथ जी की और आपकी बात बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे कुछ आंकड़ों पे ध्यान देने की जरूरत है। मैं अभी जस्ट आप जब ओमनाथ जी बोले था उनको देख रहा था। कंस्ट्रक्शन ग्रोथ जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में 7.6 रही है 10.1 के मुकाबले, और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो है 7.7 रही है 7.6 के मुकाबले। अब यहाँ समझने की जरूरत है कि कंस्ट्रक्शन एक ऐसा सेक्टर है, खासकर भारत जैसे देश में जहाँ पे बहुत बड़ी अनस्किल्ड लेबर इस पे डिपेंडेंट है, जिसकी आमदनी, रोजमर्रा के खर्चे जो कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ में, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, वो इस पे डिपेंडेंट है। वो सेक्टर आपका नीचे गया है फर्स्ट क्वार्टर, इस पे बात करने की जरूरत है। कंस्ट्रक्शन से कई इंडस्ट्रीज जुड़ी हुई है, लोहा है, स्टील है, आपका लकड़ी है, बहुत सारी चीजें जो मकान बनाने में सीमेंट लगता है, सब लगता है। तो आपको उसमें भी, अब देखिए मध्य प्रदेश की स्थिति देखिए, सबसे ज्यादा अगर आप देखें तो रजिस्ट्री पे चार्जेस मध्य प्रदेश में है।
जमीनों की कीमतें हर साल बढ़ा दी जाती है, क्योंकि रेवेन्यू का एक ही जरिया है आपके पास, या तो पेट्रोल है या रजिस्ट्री है। तो आपको ओवरऑल केवल केंद्र सरकार के करने से नहीं होगा, आप इस बात को समझिए। हम एक संघीय ढांचे में हैं, यहाँ पे आपको स्टेट्स को भी काम करना होगा, स्टेट्स को भी अपने रेवेन्यू मॉडल बिल्ड करने होंगे। आप केवल अपने रेवेन्यू बिल्ड करने के लिए मकान महंगे करते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि हाउसिंग की ग्रोथ नहीं हो पा रही है। मेट्रोज में जो ग्रोथ है वो हमारे यहाँ नहीं है, वहां पे रजिस्ट्री रेट जहाँ पे 5-6% है, यहाँ हम 12.5% रेट ले रहे हैं। आपको सबसे बड़ा सेक्टर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करता है, आप उसी को मारने में लगे होंगे। आपने उसका रॉ मटेरियल लैंड है उसको महंगा कर रखा है। ये समझने की जरूरत है सरकारों को। तो केंद्र सरकार तो अपने लेवल पे काम कर रही है, राज्य सरकारों को भी रोजगार मुहैया कराने के लिए सबसे पहले कंस्ट्रक्शन सेक्टर को ग्रोथ देनी होगी। दूसरी काम, यहाँ पे आपको इंडस्ट्रीज को अट्रैक्ट करना होगा, आपको यहाँ पे इंडस्ट्रीज को लगाना होगा, जिसके कारण कि लोगों को रोजगार मिल सके, स्थायी रोजगार मिल सके। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक पहले हम बात करते थे जब यहाँ के इंजीनियर्स IIT करके IIM के बंदे अमेरिका चले जाते थे, उसको हम बोलते थे ब्रेन ड्रेन। पर मध्य प्रदेश के बच्चे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में जाके सर्विसेज दे रहे हैं, ये भी तो एक ब्रेन ड्रेन है। मेरे यहाँ का MSCT का बच्चा, मेरे यहाँ का JST का बच्चा इंजीनियरिंग करके वहां जाके सर्विसेज देता है, तो मेरे मध्य प्रदेश में क्योंकि रोजगार नहीं इसलिए वहां जा रहा है। कई कॉलोनियां जो सीनियर सिटीजन की कॉलोनियां बन गई है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि सेकंड जनरेशन को एम्प्लॉयमेंट नहीं है मध्य प्रदेश में। कोई उस लेवल पे आप इंडस्ट्री केवल इंदौर या प्रीतमपुर या 2-3 बेल्ट देख लीजिए, तो उसके बाद आप इंडस्ट्रीज क्रिएट नहीं कर पा रहे। हर लेवल पे काम करना पड़ेगा, तब आप एक स्थायी समाधान ढूंढ सकते हैं। केवल मोदी जी जाके अगर चाइना में चले जाए, ब्रिक्स देशों में ये यात्रा कर लें, वो अपना प्रयास कर रहे हैं, पर लोकल लेवल पे यहाँ भी प्रयास की जरूरत है। तो जब हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, तो ग्रोथ केवल मोदी जी की जिम्मेदारी है ना ग्रोथ लेके आना, इस राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है, आपकी मेरी जिम्मेदारी है कि हम कैसे ग्रोथ ला रहे हैं। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जैसे आपका चैनल है एक रोजगार मुहैया करा रहा है, मेरी कंपनी उन्ना जी कंपनी एक रोजगार मुहैया करा रही है। और एक और चीज जो नैरेटिव सेट कर दिया गया है ना हमारे यहाँ पिछले 78 साल में, वामपंथी विचारधारा जो है, कैपिटलिस्ट है वो चोर है, इंडस्ट्रियलिस्ट चोर है। ये जो बात हम करते हैं ना, वही इंडस्ट्री सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। आप समझिए इस बात को, सरकार रोजगार पैदा नहीं करती, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव है, सरकार केवल माहौल मुहैया कराती है। रोजगार एक इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा करता है, एक उद्यमी पैदा करता है। और पिछले 10-12 साल में आप देखिए बहुत सारे नए स्टार्टअप्स हुए, यूनिकॉर्न्स हुए। आपको उनको माहौल देना होगा, पहले नैरेटिव सेट करना होगा। हाईएस्ट टैक्सपेयर को आप क्या मुहैया करा रहे हैं? वो उन्हीं सड़कों पे उसी आम नागरिक की तरह धक्के खा रहा है। आप एक राजनेता, 2 राजनेता यहाँ पे है, जब राजनेता एयरपोर्ट की लाइन में जाते हैं, तो अभी मैं कल ही परसों बॉम्बे गया था और आज सुबह लौटा हूँ, दोनों वक्त मैंने एयरपोर्ट जाते जाते राजनेता दन 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 करते चले जाते हैं, और हम जैसे जो लाखों टैक्स पेयर करते हैं वो लाइनों में लगे रहते हैं और धक्के खाते हैं, चाहे रेलवे रिजर्वेशन। आपको टैक्स पेयर को, एस्टीम सिटीजन्स को प्रिविलेज फील कराना होगा। अगर कोई व्यक्ति 25 लाख 50 लाख साल का 1 करोड़ टैक्स भर रहा है, तो आपको उसको केवल इनकम टैक्स का एक एप्लीकेशन सर्टिफिकेट नहीं, उसको मुहैया करानी होगी वो सारी चीजें कि उसको लगे, हाँ, और लोगों को मोटिवेट होकर टैक्स भरने के लिए। वो भी एक चीज का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और छोटी छोटी चीजें, अगर आप किसी को आज जो फिल्म स्टार्स हैं, आप उसको स्टार का दर्जा देते हैं ना, मैं कहता हूँ आप फिल्म स्टार जैसा दर्जा हमारे सैनिकों को दीजिए और हमारे टैक्स पेयर को दीजिए, जो हैवी टैक्स पे कर रहे हैं आपके यहाँ के। निकालिए 500 टैक्स पेयर से, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी कॉर्पोरेट हो, उनको आप दर्जा फिर देखिए। अगर आप उनको ग्लैमराइज करते हैं, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इन्फ्लुएंसर्स को अवार्ड दिए थे, बुलाइए 500 टैक्स पेयर को, हिंदुस्तान के सबसे बड़े टैक्स पेयर को, और अवार्ड दीजिए उनको कि हाईएस्ट टैक्स पेयर किया, कंट्री को कंट्रीब्यूशन किया। देखिए कितने लोग मोटिवेट होंगे उस इन्फ्लुएंसर अवार्ड को देख के। हर आदमी जो है रेलवे स्टेशन के, रेलवे ट्रैक के किनारे के इन्फ्लुएंसर बनने के चला है आजकल। तो आप क्या सेट कर रहे हैं, क्या माइंडसेट क्रिएट कर रहे हैं? आजकल तो लोग कहते हैं इन्फ्लुएंसर बन जाओ, यूट्यूबर बन जाओ, बढ़िया 2 लाख 5 लाख रुपए महीना मिलेगा, क्या जरूरत है कुछ करने की? तो आप नैरेटिव सेट करने होंगे, लोगों को एग्जांपल्स क्रिएट करने होंगे। हम अगर मेरा रोल मॉडल कौन था, उसको देख के मैं आज कुछ बना हूं। मेरे बच्चों का रोल मॉडल कौन होगा? वो जो यूट्यूब पे नाच रहा है वो होगा। मैं किसी को बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो भी एक प्रोफेशन है। बट क्या हमारे रोल मॉडल टाटा है, हमारे रोल मॉडल बिरला है? क्या हमने मैं फिर नाम लूंगा तो फिर दोनों पक्ष दोनों बोलेंगे अडानी अंबानी का नाम ले लिया, पर क्या हम एंटरप्रेन्योर को रोल मॉडल बना के चल रहे हैं क्या? ये बहुत सोचने की बात है। बिल्कुल ठीक है, वापस आएंगे। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रखिए। जी, मैं सबसे पहले कहना चाह रहा था कि ये जो हम जीडीपी पे बात कर रहे हैं, तो ये आंकड़े हैं, ये किसी के घर की पपौती नहीं है कि कुछ भी आपने छाप दिया। तो आप ये देखिए कि 2014 में, जो जहां तक मुझे आंकड़ा पता है, 2014 में 103 करोड़ की हमारी
मतलब नॉमिनल जो था 103 करोड़ का हमारा जीडीपी का वो था, और आज जो है वो लगभग 331 करोड़ है। तो कहीं ना कहीं हम लगातार बढ़े हैं। 10 सालों में, 11 साल में हमने बहुत ज्यादा तरक्की की है। तो ये कह देना कि एक ही व्यक्ति को व्यापार देना, अडानी को देना, अंबानी को देना, ये बार बार उसी मुद्दे पे इनकी सुई अटक जाती है और ये वहीं पे कहीं ना कहीं उसी बात पे आ जाते हैं। मगर मेरा मानना यह है कि हमें सबसे पहले ये कहना चाहिए कि हमारा देश बढ़ रहा है, यहाँ के व्यापारी अपना काम ठीक से कर रहे हैं, यहाँ के सर्विस सेक्टर जो है वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं। ऐसे ही कोई हवा में 6.8 से और 7.9.3 तक यदि सर्विस सेक्टर जा रहा है तो वो अपना काम कर रहे हैं, वो ऐसे नहीं जा रहे हैं। इसमें मैं किसी को भी इसका श्रेय देने की बात नहीं कर रहा। सरकार अपनी जगह काम कर रही है, व्यापारी अपनी जगह काम कर रहे हैं। जो हमारा सर्विस सेक्टर है, वो जो हम सर्विस दे रहे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट की हो, चाहे वो कम्युनिकेशन की हो, चाहे वो फाइनेंशियल की हो, कहीं ना कहीं हर सेक्टर में लोग मेहनत कर रहे हैं। नए नए स्टार्टअप आए हैं, आपने देखा है। और सबसे बड़ा योगदान जो रहा है, यूपीआई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज हमारी ट्रांजैक्शन जो होती है वो सबसे ज्यादा है दुनिया में यूपीआई के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं हम लगातार ग्रोथ कर रहे हैं, भारत आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई शंका नहीं है। और सरकार की जो नीतियां हैं वो भी काम कर रही हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री हमारे लगातार देशों का भ्रमण करते हैं, मिलते हैं, वहां नई नई जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो साइन करते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं, जैसे आप देखिए ना कि आज वो समय है जो भारत अमेरिका से भी डर रहा है, और डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मजबूत है। हमारा जो भारत है वो आज माननीय प्रधानमंत्री जी के छत्र छाया में बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि वो इस तरह उठा के लाए हैं इस देश को, इस तरह आगे लेके गए हैं, जिस वजह से आज वो कह रहा है कि हम वहां से तेल ना खरीदें। तो सीधा सीधा हमारा ये उन्हें संदेश है कि हम जहां से मर्जी आएगा वहां से तेल खरीदेंगे, जहां से मर्जी आएगा, जहां पे कुछ भी अपना सामान बेचेंगे, अपना सामान खरीदेंगे। हमें किसी डरने की जरूरत नहीं है। और यही कारण है कि हमारे देश की ग्रोथ हो रही है और हमारा देश आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि अभी कपिल जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि इन सब चीजों में दोष हमें किसी को भी देना चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो व्यापारी हो। व्यापारी अपनी मेहनत कर रहे हैं और व्यापारियों को मिला है स्टैंड, मेक इन इंडिया के थ्रू मिला है। कहीं ना कहीं आज व्यापारी पहले के मुकाबले, जो पहले डरता था, मैं तो खुद व्यापारी हूं, मैंने तो ये देखा है, महसूस किया है, और लोगों पे भी महसूस किया है कि पहले जो फैक्ट्री खुलती थी उनसे कहीं ना कहीं वहां के क्षेत्र के जो लोकल व्यक्ति थे वो उन्हें हरेस करते थे, किसी तरह की मांग करते थे। तो वो चीजें अब धीरे धीरे खत्म हो गई हैं। बहुत सी जगह तो बिल्कुल खत्म हो गई हैं, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री एरिया हो। पहले एक इंडस्ट्री एरिया जो बनता था उसे ग्रो नहीं किया जाता था, कहीं ना कहीं लोकल के व्यक्ति उस पर अपराधी अपनी उन्हें उसमें लेते थे और वो उन्हें काम नहीं करने देते। मगर अब इस तरह का माहौल पूरे देश में खत्म हो गया है। बिल्कुल ठीक है। शिवानंद जी अपनी बात रखिए। व्यापारी हमारे जी, शिवानंद जी अपनी बात रखिएगा। जी राखी जी, अभी जो ओम सर और कपिल सर जो बताया कि मैं ओमनाथ सर जो बताया उसमें सहमत हूँ, क्योंकि देश में ग्रोथ जो हुआ है सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का ही ग्रोथ हुआ है, ऐसा मेरे को मानना है। और इस बारे में जब सरकार पलटेगा उसका जांच करेंगे हम, ये पैसा कहाँ गया। दूसरी बात, जो कोविड में, कोरोना में जो पीएम फंड्स का भी जांच होगा, क्योंकि इधर ही सब ग्रोथ हो रहे हैं। ग्रोथ सर्वसामान्य, गौर, गरीब, दलित, पिछड़ों की अच्छा नहीं हो रहे। शिवानंद जी आप बोलिएगा। शिवानंद जी आप बोलिएगा, बट मैं ना एक बात कहना चाहती हूँ। अच्छा, ऐसा कुछ है कि हम विपक्ष में हैं और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई व्यक्तिगत जीडीपी है जिसमें उछाल आया, देश की जीडीपी में उछाल आया, तो उसका तो स्वागत कर सकते हैं। मैंने पहले भी फर्स्ट राउंड में भी देखा और अभी भी सुना, सिर्फ खामियां निकाल रहे हैं। देश अच्छी, ये भी तो कहा जा सकता है कि हाँ राखी जी बहुत अच्छी बात है, हम बढ़े, बट ये प्रॉब्लम है। नहीं राखी जी आप कॉपी करके पास हुआ उनको सपोर्ट करना चाहते हो चैनल पे बैठ के, नेशनल चैनल पे। मैं वो तो सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फर्जी डिग्री है, आज भी डिक्लेयर करने के मना कर रहे हैं। ये तो वोट चोरी करके चुन के आए। 15 साल से जब प्रधानमंत्री हैं वो। देखिए माधव, वही वोट चोरी करके किसी को भी चोर कह देना बड़ा आसान है।
अभी बिहार देखा ना भाई, किसी को भी चोर कहना ना बहुत आसान है। और जो लुटेरे हैं, दूसरों को लुटेरा ही बोलते हैं। 116 कॉन्स्टिट्यूंसी का पूरा लोकसभा का हिस्ट्री निकाला है। महाराष्ट्र इलेक्शन, हरियाणा, मध्य प्रदेश, अरे आप गुजरात, आप देखिए ना, आप देखिए बहुत दूर नहीं है चुनाव। ठीक है जीडीपी पे आइए सर, अपन बिहार बाद में देखेंगे। ठीक है जीडीपी पे आइए। ठीक, देखिए जीडीपी वोट चोर गद्दी छोड़, यही हुआ है। मैं 100% लिख के देता हूँ। वो तो देखेंगे नरेंद्र मोदी जी क्या करेगा और हम क्या करेंगे। देखिए अजय रॉय जी 9 राउंड तक चुन के आया था कांग्रेस पार्टी, आज भी वोट चोरी करके कुर्सी ली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मेरे भी है, आपकी भी है, मैं सम्मान करता हूँ 140 करोड़ जनता का, लेकिन चैनल पे बैठ के मैं उनका सपोर्ट सम्मान करें। आप तो सर हर एक वोटर को चोर बता रहे हैं। जीडीपी हर एक वोटर को चोर बता रहे हैं। नहीं, अरे 100% आप लोगों को 100% आप चोर बता रहे हैं ना। आप हर एक वोटर को चोर बता रहे हैं। आप देश की जनता को चोर बता रहे हैं। आप लोग यही काम कर रहे हैं। देश की जनता को चोर बता रहे हैं। क्या किया है? हाँ, बीजेपी का जो कार्यालय हर शहर में, हर स्टेट में बना है, 2-2, 3-3 हजार करोड़ फार्मर डेली मर रहे, वो नहीं दिख रहे। हाँ, युवा युवती को रोजगार नहीं मिल रहे। आपको क्या लगता है, मेक इन इंडिया, आपको क्या लगता है क्या आप जो जेब भर रहे हो, आप जो जेब भरी आपने, ठीक है राखी जी, राखी जी मेरे को बोलने दो। ये अगर बीच में मैं कैसा बात रख सकता हूँ? राखी जी बोलिए। राखी जी देखिए, आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी एक गरीब महिला, फार्मर की महिला को बोला मैंने गैस दिया है, और आपके जैसे एंकर एकदम डायनामिक राखी जी वाजपेयी जी थे, वो जाके उनके घर पे गया और फॉलो करके चेक किया, और वो दादी बोली कि नहीं, मेरे को 3000 बीजेपी नेता ने दिया है मेरे को ऐसा बोलने के लिए। तुरंत वाजपेयी जी को क्यों हटाया? पूछिए बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र को। राखी जी, इधर सच्चाई रखने के लिए इधर भी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पीछे आते हैं। हम डरने वाले नहीं है। अभी नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, रिजाइन देना तय है, 100% रिजाइन लेंगे। और होने वाला वाइस प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन का बनेगा सुदर्शन रेड्डी, लिख के लीजिए। सर कोई भी बनेगा, चैनल पे बोल रहा हूँ मैं। सर कोई भी बने, हमारे तो देश की जीडीपी बढ़े, हम सब बढ़े, हम तो ये बात कर सकते हैं। राखी जी, जीडीपी सिर्फ बीजेपी आरएसएस का बढ़ गया है, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का बढ़ गया है, इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार, राजकुमार, अभी ज्ञानेश कुमार जी नया प्रवक्ता बन गए, यही जीडीपी बना है। कोई भी, मैं बीजेपी प्रवक्ता को पूछना चाहता हूँ, 10 साल में देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी राखी जी, मेरे मित्र को पूछिए कि 10 साल में आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी कौन सा डेवलपमेंट काम किया? 10 काम बताइए। चलो मैं बोलता हूँ डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का। 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने नंबर 1 पे भारत देश गया, आज भारत देश 6वां नंबर पे गए। क्या बात कर रहे हैं? अमेरिका आज भी बोल रहे चीज पर महीने रुकाया। अगर डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनको बोलिए, तो बोलने के लिए झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस भी तो बोल रही है, बोलिए, वोटरों को चोर बता रही है, कांग्रेस को बता रही है। आपके बोलने से कोई चोर हो जाएगा? अधिकारी नहीं है। वोटर सम्मानित व्यक्ति होता है, सम्मानित मतदाता होता है, आपकी तरह नहीं है किसी को भी चोर बोल दोगे आप। फर्जी सर्टिफिकेट लेके प्राइम मिनिस्टर बने हैं, फर्जी वोट चोरी करके प्राइम मिनिस्टर बने हैं। हम घोर निंदा करते हैं। ठीक है, चलिए दलित पिछड़ों को न्याय के लिए। ठीक है शिवानंद जी, ठीक है, चलिए अब एक मिनट रुकिए। ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए। सुमन जी, ये झूठ है क्या? बताइए। ठीक है सुमन जी, एक छोटा सा कंक्लूजन निकालें और अपने इस सेक्टर्स पर, अपनी इस ग्रोथ पर यदि हम एक छोटी सा एक विश्लेषण, एक छोटा सा कंक्लूजन निकालें तो क्या कहेंगे? तो मैं ये कहूँगा कि स्वदेशी आंदोलन को तेज करना चाहिए ताकि अपने पैर हम खुद मजबूत करें, और बाहर के बाजारों में संभावनाएं तलाशनी चाहिए। जैसे डिफेंस है, डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर की संभावनाएं बहुत हैं। ब्रह्मोस के बारे में इंक्वायरी शुरू हो गई है, जगह जगह से देश पूछ रहे हैं भाई क्या रेट है इसका, क्या है ये, कैसे है। तो बहुत गुंजाइश है हमारे पास डिफेंस सेक्टर में भी। और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत है, सर्विस सेक्टर में बहुत है। तो बहुत हमारे गुंजाइश है, स्वदेशी को बढ़ावा दे और नया बाजार तलाश करें। ये मैं बिल्कुल ठीक है। चलिए अब यदि हम और ग्रोथ करते हैं और आगे बढ़ते हैं और चीजें आती हैं
तो ये हमारे लिए अच्छी होंगी। किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन चीज़ों पर बढ़ना है, वो भी एक्सपर्ट ने बताया। और रही बात शिवानंद जी की बात, तो शिवानंद जी ठीक है, अब इलेक्शन होने दीजिए, कौन आएगा नेक्स्ट, किसकी सरकार होगी, कौन इस्तीफा देगा, ये अपन देखेंगे। और फिर मैं तब ये भी आपसे पूछूंगी, यदि विपक्ष का या महागठबंधन का कोई व्यक्ति आता है और फिर मैं देखूंगी जीडीपी कहां जा रही है, फिर मैं पूछूंगी योगदान किसका था, फिर आप बताइएगा मुझे, ठीक है? अभी तो पूरा ऐसा लगा मुझे आपने इकलौते आप ही ऐसे हैं पूरे पैनल में जिनने ऐसा विश्लेषण किया जैसे कि बीजेपी का और कुल मिला के उन्हीं की जीडीपी ग्रोथ हुई, लेकिन हम सब भारत के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे थे। ठीक है, चलिए समय हो गया। शिवानंद जी का 4 साल का वनवास बाकी पड़ा है, अभी पहले 4 साल का वनवास पूरा कर लें अपना, उसके बाद बाकी बातें होंगी। राखी जी जैसा मैंने बोला कि इस जीडीपी में हर एक व्यापारी का, हर एक सर्विस सेक्टर का, हर एक किसान का योगदान है। जो भी प्रोडक्ट बना रहा है, बैठ के बात जो भी प्रोडक्ट बना रहा है उसका योगदान है। जो ओमनाथ सर ने जो बताया उसका तो जिक्र कीजिए, थोड़ा सोचिए सर। हम वनवास हम जाए आप जाए, लेकिन आने वाले पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहते हो? वनवास की मैसेज देना चाहते हो? बीजेपी का ग्रोथ हुआ है जीडीपी, ना सीबीआई ईडी इनकम टैक्स का जीडीपी ग्रोथ हुआ है, अमित शाह जी का ग्रोथ हुआ है। चलिए सर, समय हो गया, मुझे इस चर्चा को रोकना होगा। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, सबके अपने अपने मत हैं, जहां तक पक्ष और विपक्ष की बात है, इनका अपना मत हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो यस, हम सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा जो ग्रोथ हुई है उसकी वजह से ये जीडीपी में उछाल आया है। इसके साथ साथ जो सुझाव है, स्वदेशी का जो योगदान रहा थोड़ा ही %, लेकिन उस पर यदि हम काम करेंगे लगातार तो ये ग्रोथ और बढ़ सकती है। कृषि हमारे पास है ही एक मजबूत आधार है कृषि हमारे पास, और इसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग जिस पर काम करने की थोड़ी और ज़रूरत है। तो यदि ये सारी चीज़ों पर काम होता है तब आप देखिए कि ये जो जीडीपी है हमारी, ये कहाँ पहुँचती है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।